हमने गत रविवार के वक्तव्य में जो अपना आरंभिक वक्तव्य दिया था, हम उसी वहां से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वेद की एक आज्ञा से सुविदित करा देना चाहता हूं। ये मंत्र है पैंतीसवें सूक्त का चतुर्थ मंत्र। ये मंत्र कहता है, समानां मासां ऋतुं विश्रुवा वयं संवत्सरस्य पयसा पिपर्मि इंद्राग्नि विश्वे देवास्ते अनुमन्यताम् अरणीयमाना। समानां मासां ऋतुं विश्रुवा वयं संवत्सरस्य पयसा पिपर्मि। ऋतुएं आपको मास और ऋतुओं का समन्वय लेकर चलना है, वो समान बने रहे, उनमें असमानता न हो। ऐसा नहीं है कि ऋतु कहीं से शुरू हो रही है और उसका जो महीना है, उसका जो मास है, वो कहीं अन्यथा शुरू हो रहा है। इस व्यतिक्रम की वेद हमें आज्ञा नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? स्पष्ट है कि वो जो ऋतु मास के क्रम के बने हुए के साथ अन्न आदि उपज हमें प्राप्त होती है, उसमें अमृतत्व होता है। पैसा पिपरमी, वो हमें पैसा से आपूरित करता है। अर्थात ऋतुचर्या को हटा करके, ऋतुओं को मास कर्म से विचलित करके अगर हम अन्न जल उपज इत्यादि प्राप्त करते हैं तो उसमें वो स्वाभाविक गुण नहीं होंगे। इंद्राग्नि विश्वे देवास्ते अनुमन्यताम् अरणीयमाना। जो विद्वान लोग हैं वो ज्ञान और जो ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता विद्वान हैं, वो मंत्र कहता है कि ऋतु चार के साथ और अध्ययन से संपन्न जो चल रहा है और उन ऋत्वाचार को सही से लेकर चल रहा है, उनको स्वाभाविक उनका, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम ऋतु और मास क्रम के समन्वय पर अपनी पैनी दृष्टि बना के रखें। एक और बात, हमारे सिद्धांत पुरुषों ने हमें इस दिशा में जागृत रहने के अलग से निर्देश दिए हैं। एक आचार्य व्यंकटेश हुए हैं, ये बस एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, उदाहरण और भी है। ये ज्योतिर्गणितम के रचनाकार हैं और हमें कहते हैं कि यदा दृग्गणितांतरेशा शनैश्चोपचरितं तदा वे तत्कारणानि
और क्रमेण विचार्य ग्रंथान पठिष्ठाः परिशोधयेयुः। अग्रे यदा दृग्गणितान्तरं स्यात् शनैश्चोपचित्तं तदा वे तत्कारणानि कर्मशो विचार्य ग्रंथान पठिष्ठाः परिशोधयेयुः। कि आगे चल करके अग्रे यदा दृग्गणितांतरम स्यात्, दृग्गणित में अंतर आ जावे तो इसका एक बहुत बड़ा अर्थ ये है कि हमारे सिद्धांत पुरुषों को इस बात की जानकारी थी। ये बड़ी आश्चर्य की बातें हैं। गत वक्तव्य में मैंने आपको बताया था कि मलमास की जानकारी हमारे वैदिक ऋषियों को थी और यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 31वां मंत्र हमें मलमास की जानकारी देता है, अधिमास की जानकारी देता है। और आश्चर्य की बात यह है, जो मैंने तब कहा था, आज एक वाक्य फिर से दोहरा देता हूं कि कोई भी वेता पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति परिस्थितियों की सही सही जानकारी के बिना मलमास की तो सोच भी नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। तो आचार्य वेंकटेश कह रहे हैं कि अग्रे यदा दृग्गणितांतरम स्यात् शनैश्चोपचित्तं तदा वे। अब दृग्गणित में, दृग्गणित क्या है कि हमको या हमारे पंचांग को, तथ्यों को हमें वहां बताना चाहिए जहां पर वो वास्तव में है। उदाहरण के लिए आप कह रहे हैं कि सूर्य आज यहां पर है, तो सूर्य ठीक वहां पर होना भी चाहिए जो आपका सिद्धांत, आपका ग्रंथ, आपका पंचांग। अगर उसमें अंतर होता है, यानी वो कुछ और कह रहा है और आसमान में जो तथ्य है, जो सत्य है, वो कुछ और है, तो ये नहीं चलेगा। तो सिद्धांतकार कहते हैं कि अगर ऐसा अंतर आपको भविष्य में मिले तो को समाप्त करके अपनी गणित को भाई सही कर लेना। और यही चीज है जो आज के पंचांगकारों ने नहीं की है। आज का जो हमारा विषय है वो है ही इसी बात पर। ईमान के पंचांग हैं, ये सैद्धांतिक स्तर पर सही नहीं है। क्या अर्थ है इस बात का कि सैद्धांतिक स्तर पर? दृग्गणितांतरम स्यात्, वो अंतर नहीं होना चाहिए, ये अंतर है। वेद की आज्ञा का पालन होना चाहिए। वेद कह रहा है कि ऋतुएं मासों के क्रम में विचलन नहीं होना चाहिए, किंतु आज के पंचांगों में है। और बातों को भी छोड़ दीजिए, इस एक अकेली बात पर अगर ध्यान दिया जाए, अथर्ववेद के पहले कांड के अंतिम मंत्र पर भी अगर हम गंभीरता से विचार करें, आज जितने भी प्रचलन में पंचांग हैं ये सैद्धांतिक नहीं है, यानी वैदिक नहीं है। अब ये जरा कुछ अन्यथा रूप से या थोड़ा विशेष रूप से समझना पड़ेगा कि कैसे है ये आज की जो पंचांग है वे अन्यथा में कैसे हैं। हमने आज आपके लिए जो बिंदु बनाए हुए हैं उन पर पहला बिंदु ही यही है कि जो मास क्रम है वो संक्रांतियों से विचलित हैं। कोई भी महीना, सौर महीना, चूंकि सौर महीना ही पहला महीना है, सौर महीना ही आधार महीना है, क्योंकि
चांद्रमास जो है वो सौर मास पर आधारित है, उनका अस्तित्व ही सौर मासों के अस्तित्व पर निर्भर करता है। इस कारण से सौर मास हमारी प्राथमिकता है, और सौर मास जो है वो संक्रांतियों के आधार पर सुनिश्चित होते हैं, और संक्रांतियों का नियम है कि वो संपात और अयनों के द्वारा नियमित होने चाहिए। आइए अब इस उदाहरण को थोड़ा खुलासा तरीके से समझते हैं कि आज की जो सूर्य संक्रांतियां हैं ये अशुद्ध हैं, ये सही नहीं है, गलत है। और जब संक्रांति गलत है तो आपके जो महीने हैं उनका निर्धारण गलत हो रहा है। देखिए उदाहरण के लिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, और वो है कि हमारे जो वैदिक पंचांग के अनुसार, ये वैदिक पंचांग है, और इसके अनुसार जो कन्या संक्रांति है यानी आश्विन मास का लगना, अभी वर्तमान में भाद्रपद चल रहा है, तो जो कन्या संक्रांति है ये इस पंचांग के पृष्ठ 71 पर दिखा रहा है कि 31 गते यानी 22 अगस्त की 20:29 पर 8:00 पर कन्या में सूर्य का प्रवेश हुआ है। और इसीलिए ये यहां जो था नभस्य मास है, नभस्य मास है, भाद्रपद मास है सौर का। और जब हमने अगले पृष्ठ पर गए तो चूंकि कन्या संक्रांति कल रात के 10:29 पर शुरू हुई है, तो जो आज का सूर्योदय है यानी अगले दिन का यानी 23 अगस्त का, वो 23 अगस्त का सूर्य इस मास में, इस वैदिक नाम है महीने का, अर्थात आश्विन मास, इस शरदा ऋतु, इस मास और शरद ऊर्ज मास, ये 2 महीने शरद ऋतु के महीने होते हैं। अच्छा, तो ये इस महीने को शुरू करता है। ये महीना शुरू हो जाने का अर्थ ये है कि जो कन्या संक्रांति है ये शरद ऋतु का मध्य बिंदु है। लेकिन अपने जो पारंपरिक पंचांग है, इस पंचांग को मैं आपको उस तरीके से, क्योंकि ये पारंपरिक पंचांग है और इसके पृष्ठ से आप इसके प्रकाशक को देख लेंगे, और मैं किसी की व्यक्तिगत रूप से गलती को उछालना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस पंचांग को आपको दिखा नहीं रहा। पर इसमें 16 सितंबर को कन्या संक्रांति ली गई है। अब देखिए, जो संक्रांति हम 22 अगस्त को ले रहे हैं, वो संक्रांति आपका जो पंचांग है वो 16 सितंबर को बता रहा है। यानी कि 22 अगस्त से 9 दिन वो, और 16वां दिन ये, यानी 15 दिन तो पूरे हो गए। 15 और 9 24, यानी कि आज आपके पंचांग, क्योंकि ये जो पंचांग है जिसको मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, ये पंचांग वर्तमान के प्रचलित पंचांगों का प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो वर्तमान पंचांग है 16 सितंबर को संक्रांति दिखाने के कारण जो शरद ऋतु का केंद्र बिंदु है वहां से 24 दिन हटे हुए, यानी कि आपके जो वर्तमान पंचांग है वैदिक सिद्धांत का अवहेलना हो गई। कि वेंकटेश केतकर जो आपको कह रहे थे वो बात साफ इग्नोर हो गई। ऋतु और महीनों में आज 24 दिन का अंतर हो गया है। मेरे प्यारे महानुभाव, और ज्योतिष के प्रति आप में से जितने भी लोग गंभीर हैं, मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक गंभीर इस विषय पर हुए। आप सोचिए कि हम ऋतुओं को हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए था, हमने ऋतुओं को अपने ढंग से तय कर दिया है।
अब हमारे द्वारा निर्धारित ऋतुएं हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तो इसमें वो सद्गुण, वो ऊर्जा, वो संपत्ति, वो अमृतता नहीं होगी जो आपको अथर्ववेद कह रहा है। इसलिए पहला बिंदु मेरा ये था कि आज जो आपके मास कर्म हैं, ये इनकी जो संक्रांतियां हैं, ये अशुद्ध ली जा रही हैं। अगर आप 16 सितंबर से आश्विन का महीना मानोगे तो गलत काम करोगे, सही नहीं करोगे। अब देखिए कि जब 22 अगस्त को जब कन्या संक्रांति हो गई, तो जो 23 अगस्त है ये आश्विन मास का आरंभ हो गया। और आश्विन मास के बाद, उस तारीख के बाद, किस तारीख के बाद? 23 अगस्त के बाद 4 सितंबर से पहला शुक्ल पक्ष शुरू होता है। पहला शुक्ल पक्ष है, ये आपका आश्विन शुक्ल पक्ष होना चाहिए था। लेकिन जब आप 16 सितंबर से आश्विन को शुरू करेंगे और उसके बाद जो पहला शुक्ल पक्ष होगा आपका, वो हो रहा है 3 अक्टूबर से। का जो आश्विन मास है ये 3 अक्टूबर से शुरू होगा। अब अंतर क्या पड़ेगा, क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि जो शारदीय नवरात्रे आपको आश्विन शुक्ल पक्ष के निर्धारण के अनुसार 4 सितंबर से मनाने चाहिए थे, वो आप गलत मनाएंगे, आप विवश हो जाएंगे। आपको बिल्कुल नियमित कर दिया गया, नियंत्रित कर दिया है कि नहीं, ये सही पे मत चलो, गलत पे चलो, और आप विवश हो जाएंगे। वो जो नवरात्रि हैं वो 3 अक्टूबर से मनाने के लिए आप विवश हैं। तो हमारा विषय चल रहा है कि पंचांगों में क्या क्या गलती है। पहली गलती जो आपने समझी वो ये है कि आप संक्रांतियां गलत ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं वो आप समझ चुके हैं। और दूसरी गलती ये है कि ऋतुओं के अनुसार नहीं चल रहे। आपको वेद कहता है, जैसे उदाहरण के लिए यजुर्वेद का 13वें अध्याय का 25वां मंत्र देख लीजिए, और पूरे 6 के 6 ऋतुओं के मंत्र क्रमशः दिए हुए हैं। हर मंत्र, हर 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 ऋतु के बारे में वैदिक जानकारी उपलब्ध है। तो जब आप वहां देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां लिखा है शारदा वृतु, ये लिखा है यजुर्वेद में। मैंने आपको 13वें अध्याय के 25वें मंत्र का संदर्भ दिया, और उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है मधुस् माधवस् वसंतिका वृतु। इस तरह से पूरी 6 ऋतु। वेद कहता है कि मधुमास और माधव मास ये वसंत ऋतु के महीने हैं। वसंत ऋतु और मधुमास का आरंभ एक दिन होना चाहिए, लेकिन आज नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? जैसे अभी आपको मैंने शरद ऋतु के बारे में आश्विन का उदाहरण देकर बताया, ऐसे ही नहीं हो रहा। हर महीने के बारे में आपको इसी उदाहरण के तरीके से समझना है। तो आपके वो महीने गलत हो गए। अब जो सूर्य संक्रांतियों की, जो वर्तमान संक्रांतियों की एक और बात आपको समझनी है। बातें तो 4 हैं समझने के लिए, लेकिन जो आज के वक्तव्य का विषय है, आज के वक्तव्य का, वो केवल एक ही बिंदु में आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि जो भूमध्य रेखा होती है, जिसको शून्य अक्षांश भी कहते हैं, मैं आपको पहले भी पिछले वक्तव्य में भी कह चुका हूं कि हम प्रयास में रहेंगे कि आप लोगों को क्रम रूप से सभी तथ्यों की जानकारी स्पष्ट हो जाए। तो उस क्रम में एक वक्तव्य ऐसा भी आएगा जिसमें आपको देशांतर और अक्षांशों के बारे में ही पूरी जानकारी दी जाएगी। आज सिर्फ इतनी बात कही जा रही है कि जो भूमध्य रेखा है, जो शून्य अक्षांश है,
निरक्ष देश, उसको निरक्ष भी बोलते हैं, निह अक्ष, ट्रांस नहीं है, तो वो निरक्ष हो गया। तो वो जो भूमध्य रेखा है, वो जब विस्तार अपना अंतरिक्ष में करती है, तो नहीं करती, लेकिन हम अपनी गणितीय उपक्रम के लिए इसे आसमान तक ले जाते, एक रेखा। और एक रेखा होती है क्रांति वृत्त। और क्रांति वृत्त के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ऐसा कुछ कहना चाहूंगा कि आप इसे आसानी से, जिन लोगों को समझ में आता है वो तो बहुत बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कदाचित अगर किसी को नहीं समझ में आता तो उसको समझ में आ जाएगी कि जो प्रातः काल सूर्योदय का समय होता है, उस समय पर सूर्य जहां पर होता है, वो बिंदु क्रांति वृत्त का प्रत्यक्ष अंतरिक्ष के लिए प्रारंभिक बिंदु होता है। आपने क्या करना है, अनुभव करना है, अर्जित करना है आपने, तो आप कैसे करेंगे कि आप प्रातः काल उठिए और सूर्य के उस स्थान को संज्ञान में ले लीजिए। 1 घंटे बाद फिर देखिए सूर्य का दूसरा स्थान वहां भी संज्ञान में ले लीजिए। अपने एक कल्पित अपने कागज में एक रेखा बनाते रहिए और फिर 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप सूर्य की स्थितियों को संज्ञान में लेते हुए और सूर्यास्त तक जो वो जाता है सूर्य, उस एक पूरी रेखा को बना लीजिए। तो ये जो आभासी गमन सूर्य का आपको दिख रहा है और आपने उसके रेखांकन कर दिया है, ये रेखांकन सूर्य की क्रांति वृत्त की रेखा है। तो ये जो रेखा है, ये रेखा और जो विषुवत वृत्त रेखा है, जो विशुद्ध रेखा है, जो भूमध्य रेखा का विस्तार है, इन दोनों के बीच में सर्वदा एक कोण बनता है। उस कोण का सूर्य की स्थितियों से, स्थिति माने सूर्य कहां पर स्थित है इस समय, हमें कहां पर दिख रहा है सूर्य इस समय, ये अर्थ है। ये जो है इसको सूर्य की स्थिति कहा मैंने, लेकिन आपको ज्योतिषीय शब्दावली के लिए इसी को 2 और शब्दों से समझना होगा। एक शब्द है अंग्रेजी का लॉन्गिट्यूड, और उसका रूपांतरण हिंदी में उसका शब्द है भोगांश, भोगा गया अंश। क्योंकि जो वृत्त होता है वो चाहे क्रांति वृत्त हो और चाहे आपका कोई और भी वृत्त हो, चाहे ये कमीज पर लगी हुई बटन ही वृत्ता का, ये सारे वृत्त होते 360 अंश के हैं। तो जो वृत्तीय माप है ये अंशों में नापी जाती है। तो सूर्य का जो भोगांश है, इसको सूर्य के लॉन्गिट्यूड के अर्थ से, सूर्य और लॉन्गिट्यूड भोगांश का मतलब हुआ सूर्य की स्थिति के अर्थ से जाना जाता है। अब गंभीरता से समझने की बात है, आपको ये बात संज्ञान में भी बनाए रखनी है और आगे के वक्तव्यों में इसका हम आपको पूरा गणित करके समझाएंगे। अभी आप लीजिए कि ये जो कोण बनता है और जो भोगांश जो स्थिति बनती है, इन दोनों का आपस में गणितीय संबंध है। अर्थात एक के आधार पर आप दूसरे को जान सकते हैं, दूसरे के आधार पर आप पहले को जान सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो बता रही है क्रांति, जिसको मैंने कोण बताया उसको क्रांति बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो वो जो क्रांति है वो भूगांश से गणितीय रूप से सुसंबद्ध है। जरा भी अंतर नहीं है उसमें। आप गणित करेंगे तो बहुत ही सूक्ष्म तौर पर वो स्थिति को बताएगा। तो अब इस बात को आपने ऐसे समझना है। अभी तो आप गणितीय रूप से नहीं जान पाएंगे, लेकिन आप ऐसे समझिए जो
23 अगस्त है। उस दिन सूर्य की क्रांति, 23 अगस्त को जो सूर्य की क्रांति थी, सूर्य का वो विषुवत रेखा और क्रांतिवृत्त रेखा का बीच का जो कोण था वो 11 अंश 40 कला और 54 विकला था। कला विकला अंश, अंश तो मैं आपको अभी 2 मिनट पहले कह चुका हूं। और कला विकला, अंश के 60 भाग करने पर एक भाग को कला कहते हैं, और उस कला के भी 60 भाग करने पर एक भाग को विकला कहते हैं। तो हमको जो किसी भी गोलार्ध में किसी भी स्थिति को जानने के लिए वो अंशों के माध्यम से जानते हैं। उस अंश में भी वो कितनी कला पर है, उस कला में भी वो कितनी विकला पर है, ये उसकी कोणीय नाप है, कोणीय, कोण की। अब 11 अंश 40 कला और 54 विकला कोण बना उस दिन। किस दिन? 23 अगस्त को। ये जब 11 अंश 40 कला 54 विकला कोण बनाएंगे, इसकी गणित करेंगे तो सूर्य का जो भोगांश है, यानी सूर्य कहां पर है, तो इसकी गणित सिद्ध होकर आती है 149 अंश 24 कला और 2 विकला। ये गणितीय तौर पर बिल्कुल सूक्ष्म। और ये जो गणित है, ये आपका जो वैदिक पंचांग है, श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम, ये जो पंचांग है ये बिल्कुल यथावत दर्शाता है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही बोलता है। आप भी गणित करोगे तो यही आएगा। भारत का, इस संसार का कोई भी गणितज्ञ, कोई भी ज्योतिषी गणित करेगा तो यही आएगा, इससे दाएं बाएं नहीं आ सकता। तो 23 अगस्त की जो क्रांति थी उसका भोगांश दोनों आपस में मिल रहे हैं। किंतु अब देखिए जो पंचांग जिसको मैं आपको दिखा नहीं रहा, उसमें जो है वो 16 सितंबर की वो दिखा रखी है। कन्या में सूर्य की प्रविष्टि, संक्रांति, कन्या संक्रांति, आश्विन का मास आरंभ। थोड़ी देर के लिए चलो मान लेते हैं भाई होगा, लेकिन आप गणित को लेके कहां जाओगे? उस दिन की जो क्रांति है सूर्य की, वो है 2 अंश 31 कला 35 विकला, 55 विकला। अब इस 2 अंश 31 कला 55 विकला से जो सूर्य की गणित आती है, जब आश्विन संक्रांति बता रहे हो, आश्विन में प्रविष्टि, आश्विन में प्रविष्टि का मतलब 5 राशियां पहले बीत चुकी हैं, 30 पंजे 150 अंश हो चुका। अब 150 में प्लस होना चाहिए ना। और यहां जो सूर्य की स्थिति है वो है वास्तव में इस क्रांति के अनुसार गणित करने पर पाई हुई। किस क्रांति के? जो ये 16 सितंबर में बता रहे। 16 सितंबर को 2 अंश 31 55 विकला से जब हमने गणित किया तो जो सूर्य की स्थिति आई वो आई 173 अंश। अब वही देखिए 150 में आई है, 149 50 आई है, और ये 173 अंश आ गई, यानी 24 दिनों का फर्क। जो चीज हमने आपको पंचांग में सूर्य को देख करके बताई थी, क्रांति से सूर्य के भोगांशों को देखा तो वही अंतर आपको यहाँ पे दिख गया। यानी कि आपका जो महीना है वो ऋतु से 24 दिन हटा हुआ चल रहा है। एक निवेदन बीच में कर देना चाहूंगा कि देखिए, मैं ही नहीं सभी वक्ताओं का ये एक साथ ऐसा होता है कि हम जब वक्ता जब बोल रहा होता है तो वो समय की सीमा को ध्यान में नहीं रख पाता, और मैं अगर बात बात में घड़ी ही देखता रहूंगा तो वो भी मेरे लिए वो नहीं है। मैं चाहता हूं कि वीडियो, इन जो मेरे वक्तव्य हो रहे हैं इनके बहुत लंबे न बने, 30-35 मिनट के ज्यादा से ज्यादा, और 5 मिनट का प्रश्नोत्तर काल, बस